हाय फ्रेंड्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियुक्तिकरण। ये आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर 6 है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे आप सबको पता होगा, आपने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। 2020 में आपका क्या हुआ है, जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है, मतलब हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। जैसे हमने जब लास्ट ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल वाला टॉपिक हटा दिया गया है। वो आपके इस बार जो 2020 में बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, या आपके जो स्कूल तो खैर अभी नहीं खुल रहे हैं, आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही जो स्टाफिंग चैप्टर है, जो अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्टाफिंग में भी आपका एक टॉपिक है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो इस बार नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो हम उस वाले टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार वो नहीं आने वाला है। दूसरी चीज़ यार, जब हम वीडियोस बनाते हैं ना, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से ये बात समझते होंगे। तो प्लीज़, मतलब अगर आप एक लाइक कर देते हो, कमेंट कर देते हो और चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो, तो बहुत मतलब अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है कि हमारे और स्टूडेंट्स हमसे क्या चाहते हैं। आप बता सकते हो कि इस चैप्टर में आपको क्या समझ नहीं आया या आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, तो वो सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़, मतलब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखा करो, आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लो। हम स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग का मीनिंग समझने से इम्पोर्टेंट है। देखो, स्टाफिंग का मतलब अगर हम चैप्टर के नाम से समझे तो इसके स्टार्टिंग में आप देखोगे स्टाफिंग कहाँ से आया, वर्ड आया है स्टाफ से। और स्टाफ का क्या मतलब होता है, हमें पहले से पता है कि जो जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है। तो अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जान लाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी मशीनरीज हैं और स्टाफ नहीं है, तो वो मशीनरीज भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमें मशीनरीज के साथ क्या क्या चाहिए, स्टाफ चाहिए जो उसको चलाएगा, मशीन को जो उसको ऑपरेट करेगा। अब जब हम स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे। जिस एम्प्लॉय को आप सेलेक्ट कर रहे हो, अपने स्टाफ में उसको लेके आ रहे हो, उसको जॉब दे रहे हो, आप क्या देखोगे, उसकी क्वालिफिकेशन कैसी है, किस उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिस पोस्ट पर आप उसे रखना चाहते हो। तो अगर हम एक शॉर्ट में बात, तो सही इंसान सही जॉब पर जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके यहाँ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जब आप जॉब के लिए वैकेंसी निकालते हो, जब आप बताते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो कि हमारे यहाँ पे वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे लोग एप्लीकेशन डालते हैं। आप उनमें से किसी को सेलेक्ट करते हो, तो कैसे करते हो आप, जो उनमें से आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि सही इंसान सही जॉब पर जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो और सही टाइम पर वो उसका यूज करे, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टाफिंग की प्रोसेस के बारे में, यानी नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के बारे में। उससे पहले देखो, स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान तो नहीं है। मैं आपको पहले, जैसे मैं जो टॉपिक इजी होते हैं मैं उनके लिए आपको बोलती हूँ कि बहुत इजी टॉपिक है, तो उतना इजी नहीं है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में की कोशिश की है, तो हम एक बार देखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताना, हम वापस डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है इस्टिमेटिंग मैन पावरमेंट रिक्वायरमेंट, उसके बाद सेकंड है रिक्रूटमेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्शन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेशन, उसके बाद है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये तो इंग्लिश वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये उनको बनाकर आना है। सेम ऐसे ही मैंने नीचे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है, मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन, भर्ती, आवेदकों में से चयन, अनुस्थापन तथा अभिविन्यास, प्रशिक्षण तथा विकास। अब इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वाला है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, हिंदी में इसे बोलते हैं मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन। इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सोचना कि मुझे कितना स्टाफ चाहिए। बिल्कुल, हर ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करती है तो वो पहले ये तो देखते ही है ना कि हमें कितना स्टाफ में, हमें कितने लोग चाहिए। अब
इसकी प्रोसेसिंग कि हमें कितने लोग चाहिए, दो तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन करती है। कौन कौन से वो दो तरीके हैं? फर्स्ट है वर्कलोड एनालिसिस, सेकेंड है वर्कफोर्स एनालिसिस। एनालिसिस में देखा जाता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज की ज़रूरत है ना, हमें कितनी अभी रिक्रूटमेंट करनी है, वैकेंसीज कितनी निकालनी है। उसके बाद सेकेंड वाला है वर्कफोर्स एनालिसिस। इसमें क्या देखते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट में कितने लोग हैं, अभी हमारे यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, और वर्कलोड में क्या देखा जाएगा, हमें कितने की ज़रूरत है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, ठीक है, और हमें ज़रूरत कितने की है, 12 की है, तो हम क्या करेंगे, दो लोगों की वैकेंसी निकालेंगे, 2 लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही अगर मान लो ऐसा होता कि हमारे पास 12 लोग हैं और हमें ज़रूरत केवल 10 की है, तो क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि एक काम करो, उन 2 लोगों को बाहर करो, उन 2 लोगों को हटाओ, तभी काम अच्छे से हो पाएगा। इन कहने का मतलब ये है कि न तो जितने आपको लोग चाहिए उससे ज़्यादा होने चाहिए कि आपके यहाँ एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, और ना ऐसा होना चाहिए कि जितनी आपको ज़रूरत है उससे कम लोग काम कर रहे हैं। के बाद सेकंड है रिक्रूटमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भर्ती। अब देखो इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताना कि आप हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी, जितने ज़्यादा आपके यहाँ लोग अप्लाई करेंगे, उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे एक अच्छा एम्प्लॉय चूज़ करने के लिए। क्योंकि आपके पास क्या होगा, लोग ज़्यादा होंगे तो आप उनकी क्वालिफिकेशन, मतलब आप ज़्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। अगर मान लीजिए 4 लोगों ने अप्लाई किया तो आपको 4 में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर मान लीजिए ऐसे ही 40 लोगों ने अप्लाई कर रहे हैं या उससे ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा, आपके पास ज़्यादा बेटर ऑप्शंस है, आप उनमें से एक चूज कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट या भर्ती। आप साथ के साथ या तो नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहो। उसके बाद में थर्ड है हमारे पास सिलेक्शन। सिलेक्शन को हिंदी में बोलते हैं चयन। रिक्रूटमेंट के बाद बारी आती है किसकी, सिलेक्शन की। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन टेस्ट लेती है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, या और भी डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, जिससे क्या होता है जो एम्प्लॉय है उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पता चलता है, और आपको जो रिक्वायरमेंट है आप उसके लिए एक अच्छा एम्प्लॉय चूज कर पाते हो। तो इसको बोलते हैं चयन, और इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्शन। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुस्थापन और अभिविन्यास। अब जब आपने एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर लिया ऊपर, उसके बाद क्या होता है, उसे प्लेसमेंट दी जाती है। जब आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप उसे जॉब पर लेकर जाते हो, आप उसे जगह बताते हो, आप उसको काम करने का तरीका सिखाते हो, तो वो क्या बोलता है कि मुझे प्लेसमेंट मिल गई है। हिंदी में उसे बोलते हैं अनुस्थापन। उसके बाद में दूसरा वाला लिखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग हैं। ओरिएंटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिविन्यास। इसका मतलब होता है जब एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाता है, उसकी प्लेसमेंट होती है, उस टाइम पर वो क्या है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का पुराना स्टाफ होता है वो किसी को भी नहीं जानता उनमें से। तो क्या होता है, वो उनके साथ अच्छे से जब वो उनको जानता ही नहीं है तो उनसे बात भी नहीं करेगा, बात नहीं करेगा तो उसे काम कैसे समझ आएगा। तो नए एम्प्लॉय को एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने के लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी मीटिंग रखते हैं, एक ताकि वो लोगों को जान पाए और लोग उसे जान पाए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशिक्षण तथा विकास। अगर आपको आपके एम्प्लॉय को एफिशिएंट बनाना है, उससे परफेक्ट काम लेना है, जिस चीज़ के लिए उसे आपने अपॉइंट किया है, जिस काम के लिए आपने उसको रखा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसे कुछ दिन की एक ट्रेनिंग देनी होगी। आपने सुना होगा अगर किसी का जॉब लगता है तो वो बोलते हैं कि अभी तो मैं ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ, ताकि वो पूरी कंपनी का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न समझ पाए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किस पैटर्न पर काम होता है, ताकि वो आगे उस सेम पैटर्न पे काम कर पाए और अच्छे से अपने काम को समझ पाए। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगर वो अपने काम को अच्छे से समझ पाएगा तभी वो डेवलप कर पाएगा। अगर आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी और बिना ट्रेनिंग के वो अपने से समझ के काम कर रहा है, तो क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसे चीज़ों को सीखने में, और उतना डेवलपमेंट उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। इस चैप्टर से ये प्रोसेसिंग यहाँ कंप्लीट हो गई। इस चैप्टर से
आपको केस स्टडी देखने में मिलेंगी आपके क्वेश्चन पेपर में। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझना, स्पेशली जो इसकी प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा आपके पेपर में आता ही है इस चैप्टर में से, तो आपको अच्छे से समझना है। इसलिए आपको कोई भी डाउट है आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। और एनसीईआरटी की बुक से आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में इसी वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।